नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आर्यन्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी इस क्लास के अंदर बात करेंगे सीटेड पेडागोजी की, जो कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सीटेड की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो लोग नए आए हुए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? ए, आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हैं तो सहमत हो जाएंगे? गलत, बिल्कुल नहीं। आप शिक्षक होने के नाते कोई पक्षपात नहीं कर सकते हैं। आप उच्चाधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे? नहीं। ऑप्शन सी कहता है कि आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, ये होल्ड करते हैं। डी कहता है कि आप विद्यार्थियों में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे, नहीं, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। सी ऑप्शन क्या कहता है कि आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों को एक समान एक नज़र से देखें। यूनिफॉर्म क्यों होती है? यूनिफॉर्म इसलिए होती है कि किसी भी जाति धर्म का उससे बोध नहीं होता। सभी बच्चे सभी विद्यार्थी हमें एक समान लगते हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई जाति ना कोई धर्म। तो इसमें शिक्षक का क्या कर्तव्य है कि विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत करें। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को? तो किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। और कहा किसने है? तो रॉस जी ने कहा है। किसने कहा है मिथ्या परिपक्वता? रॉस जी ने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का समय है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। ये परिभाषा किसने दी कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है? मुरे, एडलर, क्रो एंड क्रो या जेबी वॉटसन? तो ये किसने दी है? जो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धि का विकास निम्नलिखित में से किस आयु स्तर तक पूर्ण हो जाता है? बुद्धि का जो विकास होता है कि किस आयु स्तर तक के जो है बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है? तो 16 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष या जीवन पर्यंत? बुद्धि का विकास जो होता है वो 16 वर्ष तक के होता है। उसके बाद हम लोग सही डिसीजन और गलत डिसीजन, क्या सही और क्या गलत है, इसमें फ़र्क करना एक व्यक्ति को आ जाता है। तो बुद्धि का जो विकास है, वैज्ञानिकों ने ये बात बोली है, मनोवैज्ञानिकों ने, कि 16 वर्ष की आयु तक के बुद्धि का विकास जो होता है वो परिपूर्ण हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रदर्शन शिक्षण विधि आदर्श विधि है। क्या कहा गया कि प्रदर्शन शिक्षण विधि आदर्श आइडियल मेथड है। ए, प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बालकों हेतु, बी, उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, सी, उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, या डी, उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा? बी, प्रदर्शन शिक्षण विधि आदर्श विधि किसमें है? उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्रदर्शन शिक्षण विधि क्या है? इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षण को माना जाता है, क्या शिक्षण को माना जाता है? समग्र, आणविक, ए तथा बी दोनों, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो समग्र माना जाता है शिक्षण को या आणविक माना जाता है? आणविक, बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, आणविक शिक्षण को माना जाता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। शिक्षण कार्य का मुख्य गुण है, क्या शिक्षण कार्य का मुख्य गुण है? विभिन्न उद्दीपकों का प्रयोग करना, विभिन्न अध्ययन परिस्थितियों का उपयोग करना, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया, शिक्षक द्वारा स्वयं की क्षमताओं का उपयोग करना। तो सी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया शिक्षण कार्य का क्या होता है? मुख्य गुण होता है। कैसा गुण होता है? तो इम्पॉर्टेंट मुख्य गुण होता है कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच में अंतःक्रिया, मतलब अगर शिक्षक बच्चे से कुछ पूछ रहा है या फिर बच्चे को कुछ पूछना है तो बिना हेजिटेट हुए शिक्षक से क्या हो सके? अपनी प्रॉब्लम को रख सके, अपनी समस्या अपने क्वेश्चन को पूछ सके। ये इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए
शिक्षण कार्य का यही मुख्य गुण होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, जिसमें एक मतलब कभी भी बच्चे को हेजिटेट ना होना पड़े अपने टीचर के सामने। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 8वां रिक्त स्थान दिया हुआ है, किसने सामूहिक अचेतन का समप्रत्यय दिया था? सामूहिक अचेतन का समप्रत्यय किसने दिया था? युंग, फ्रायड, एडलर या स्लीवन? तो युंग ने दिया था सामूहिक अचेतन का समप्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और फ्रायड ने क्या, कौन सा नियम दिया था फ्रायड ने? मनोविश्लेषणवाद का। किसका? मनोविश्लेषणात्मक, फ्रायड। और युंग ने सामूहिक अचेतन का समप्रत्यय दिया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की, तर्क नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये आता है तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक वृद्धि, योगदान था। तो एस फैक्टर, जी फैक्टर, आपने एस फैक्टर, जी फैक्टर पढ़े होंगे। ये यहाँ पे क्या है? तर्क करने की क्षमता की बात कही गई है। स्पीयरमैन ने कहा है कि जो तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता है वो क्या कहलाती, कौन सा फैक्टर? एस फैक्टर या जी फैक्टर? तो जी फैक्टर, जनरल फैक्टर कहलाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षा में फ्रायड का महत्वपूर्ण विकास, किसका? शिक्षा में फ्रायड का जो विकास है, ठीक है, इनका महत्वपूर्ण विकास, तो इसमें जो इसमें बीच में का लगा हुआ है ये नहीं लगना है, ठीक है। शिक्षा में फ्रायड का महत्वपूर्ण विकास व्यावसायिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, किंडरगार्टन स्कूल में या लैटिन स्कूल में? तो किस में होगा? किंडरगार्टन में जो है होता है फ्रायड का महत्वपूर्ण विकास शिक्षा का। अगला क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोसामाजिक सिद्धांत कौन सा आ गया? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर या वॉटसन? मनोसामाजिक सिद्धांत की बात कही गई तो ये किसने दिया था? एरिक्सन ने। किसने दिया था? एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? क्या सबसे ज़्यादा संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक क्या है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, क्योंकि 11 से 18 के बीच में किशोरावस्था होती है, तो जो वो ग्रुप बना के बच्चे रहते हैं समकक्ष में ही, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं कि जो है हमारा साथी मतलब खुश रहे, हम उसके साथ सदा उसके काम में हम साथ दें, वो हमारे काम में साथ दें। ये क्या होता है कि किशोरावस्था में ऐसी चीज़ें आती हैं कि समकक्ष में मतलब ग्रुप बना के लोग रहते हैं। तो इसी में क्या ऑप्शन है? 12 वर्ष की आयु का बच्चा है तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए क्या होगी? बेचैनी होगी। अगला क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समावेशी की बात कही गई है। ए समानता की भावना का विकास, बी धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, सी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, डी विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी विशेष आवश्यकता वाले। समावेशी कक्षा की बात कही गई, समावेशी, तो समावेशी में क्या होता है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, मतलब उन्हें ये ना लगे कि हम दृष्टिबाधित हैं या उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा समावेशी कक्षा में क्या होता है कि सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, उनको विशेष अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं सीखने के। जो बच्चे मतलब हैंडीकैप होते हैं या कुछ इन्हें अक्षमता होती है, तो उन्हें टीचर को ये एहसास दिलाना होता कि उनके अंदर कोई कमी नहीं, वो बराबर सीख सकते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, आत्महीनता उनके अंदर नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बालक के हाई स्कूल कक्षा में फेल हो जाने पर उसके माता पिता द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न कर
अपने कार्य में व्यस्त हो जाना हो गए। माता पिता का यह व्यवहार निम्नलिखित में से किस मनोरचना के अंतर्गत आता है। अब कोई बालक है, वो हाई स्कूल में फेल हो जा रहा है और उसके पेरेंट्स कोई एक्टिविटी ही नहीं दे रहे हैं कि बेटा तुम फेल हो गए, तुमने क्या किया, बोर्ड के एग्ज़ाम थे, या फिर पास हो गए हैं, बच्चा पास हो जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, बच्चों को गिफ्ट दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही पेरेंट्स के द्वारा। यहाँ पे वो जैसा काम कर रहे थे, बच्चे का रिजल्ट आया होगा रिजल्ट, ठीक है, और वो अपने कार्य में दोबारा ही क्या हो गया, बिजी हो जाते, व्यस्त हो जाते हैं। तो माता पिता का जो ये बिहेवियर है वो किस मनोरचना के अंतर्गत आता है। ए पलायन, दूसरा विस्थापन, तीसरा रामन या चौथा दमन। तो रामन एक व्यवस्था होती है, उसके अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षिका प्रायः ही अपने विद्यार्थियों की शिकायत प्रधानाचार्य से करती रहती है। शिक्षिका का यह व्यवहार किधर संकेत करता है, क्या संकेत करता है भाई, कि अगर कोई शिक्षिका है, कोई टीचर है, हमेशा प्रधानाचार्य से अपने बच्चों की शिकायत करती रहती है। ए उसके श्रेष्ठ जागरूक होने की, श्रेष्ठ समायोजन की, कुसमायोजन का, या फिर प्रधानाचार्य को सहयोग करने का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी कुसमायोजन। अब ये बात थोड़ी ना कि अगर आप टीचर हो तो आप बच्चों की शिकायत रोज रोज थोड़ी ना प्रिंसिपल से करोगे या फिर उनके पेरेंट्स से। बच्चों को समझाओ, आखिर बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्या समस्या है, अगर वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, क्या समस्या है कि बच्चे मतलब आपकी बात नहीं मान रहे हैं। ये नहीं होता कि डेली डेली आप प्रिंसिपल से उनकी कंप्लेंट करेंगे बच्चों की, तो वो समायोजन ना बैठा पाने की वजह से होता है। सामंजस्य टीचर और बच्चे के बीच में जब सामंजस्य समायोजन नहीं बैठता है तब। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इस शिक्षिका का व्यवहार कैसा है, कुसमायोजन की तरफ संकेत करता है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन हम अब यहीं समाप्त करते हैं, ये प्रैक्टिस सेट वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।